Hello dear students, welcome you all once again in the unique सा प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से जो है वेलकम है। तो चलिए आज इस लेक्चर में जो है हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स हैं। जैसे कि पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था केवल इंट्रोडक्शन ग्रेविटेशन के बारे में, और उसमें मैंने बताया भी था कि केवल इंट्रो पार्ट होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग जो है एक एक करके जो है स्टेटमेंट के थ्रू जो है समझेंगे, डेफिनेशन उनकी जानेंगे। उसके पहले वाले में केवल जो है मैंने ओरली जो है चीज़ों को एग्जाम्पल से रिलेट करके जो डेली आप एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी डेली ऑब्जर्व करते हैं, उससे रिलेट करके एग्जाम्पल मैंने बताए थे। ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था, ये सारी चीज़ें बताए थे। आज जो है उन्हीं चीजों को जो है स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक करके जो है हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है अभी जितने हमारे नए स्टूडेंट यहाँ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी के साथ साथ अपने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशंस, जो भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, जो भी चैप्टर्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश क्लास की हो, चाहे वो जीके का हो, मतलब कोई भी हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बातें होती रहेंगी। आज जो हम लोग शुरू करेंगे वही ग्रेविटेशन होगा, लेकिन उसको जो है एक तरह से कहते हैं सिस्टमेटिक वे में जो है स्टार्ट किया जाएगा। कल केवल क्या था, हम लोगों ने केवल उसको जो है ओवरऑल देखा जाए तो एक ऊपरी तौर पे जो है क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने वैसे ही समझ ली थी। आज उसको जो है एक एक करके देखते हैं ताकि यहाँ से आप लोग नोट्स भी आप लोग को बनाना रहता है। तो कल के वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं कि आप लोग नोट्स बनाए, लेकिन आज जो है वो जो हम लोग सही से सब कुछ करेंगे। चैप्टर था हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन GRAVITATION। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होता है? न्यूटन ने कहा था, सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही कि जो अर्थ होता है, पृथ्वी जो है हमारी, वो क्या करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। रिपल्सन नहीं, अट्रैक्शन, और उसी को उन्होंने नाम दे दिया ग्रेविटेशन का। तो सबसे पहला स्टेटमेंट न्यूटन का क्या था? उन्होंने क्या कहा था? न्यूटन सेज दैट, सबसे पहला चीज, फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे करके, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा था उन्होंने? न्यूटन सेज दैट द अर्थ, न्यूटन says that the earth pull the object ठीक। उन्होंने क्या कहा? न्यूटन सेज दैट द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। टुवर्ड्स इटसेल्फ with a force, ठीक है। Newton says that the earth pulls the object toward itself with a force which is known as
is known as, क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेविटेशन, विच इज नोन एज ग्रेविटेशन। ये था उनका पहला स्टेटमेंट। तो एक तरह से उन्होंने जो पहली स्टेटमेंट दी अपनी वो सही था, लेकिन अभी इसमें कुछ और भी चीजें सुधार होनी बाकी थी। क्यों, क्या इसमें जो है सुधार होना था, क्या मॉडिफिकेशन हो सकता था, क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता था? वो ये था कि उन्होंने पहले ये कहा कि अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी एक चीज ऑब्जर्व किया कि अर्थ ही नहीं, पृथ्वी पे जो भी ऑब्जेक्ट हैं वह एक दूसरे को जो है, यानी कि पृथ्वी पर हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है वो एक तरह का फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसे आप ग्रेविटेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? पहला स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें जो है एक और जो है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाया गया, थोड़ा और एक कंक्लूजन निकाला गया, जिसमें ये बताया गया कि अर्थ ही नहीं जो है किसी अदर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बल्कि अर्थ पे या कह सकते हैं यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विथ ए फोर्स विच इज नोन एज ग्रेविटेशन। और इसी के बेसिस पे उन्होंने एक और ला दिया जिसे आज हम लोग जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जान रहे हैं, और इसे आज आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे भी, उसका फार्मूला भी डिराइव करेंगे। तो उनका सेकेंड स्टेटमेंट क्या था वो भी समझ लीजिए। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2, TEMENT स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहा उन्होंने? ही कंक्लूडेड दैट not only the earth pulls the object towards itself, but also all the objects in the universe, all the object in the universe attract each other with a force which is called gravitation, क्लियर? यानी कि इसमें क्या कहा गया कि नॉट ओनली द, सॉरी एक थोड़ा सा मिस्टेक है, दैट नॉट ओनली द अर्थ होगा, ओनली द अर्थ, ठीक है? नॉट ओनली द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ बट आल्सो ऑल द ऑब्जेक्ट in the universe attract each other with a force which is called gravitation,
ठीक है, विथ अ फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अभी तो मैंने कहा अभी केवल यहां नाम लिया है ग्रेविटेशन का, ठीक है। एक फोर्स है जिसकी वजह से क्या होता है, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है अट्रैक्शन लग रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको हमने नाम दिया क्या, ग्रेविटेशन का। अब अगर यही पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यहां लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको भी समझ लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे क्या लिखा जा सकता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two objects is called gravitational force, is called gravitational force। चलिए ये भी क्लियर हो गया। सबसे पहला हम लोगों ने देखा स्टेटमेंट में न्यूटन ने क्या कहा था कि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। फिर दूसरा इसमें कंक्लूजन निकाला गया कि नहीं, केवल अर्थ ही नहीं, बाकी यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिससे हम लोग का क्या कहते हैं, जिससे हम लोग ग्रेविटेशन उसे भी कहते हैं। और साथ ही साथ तब जाकर के उन्होंने नाम दिया, यहाँ पे एक चीज और ऐड हम लोग कर सकते हैं, जिससे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। यहाँ लिख सकते हैं इसका ग्रेविटेशन एंड आल्सो नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। शॉर्टकट में लिखा जाए तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब ये हुआ कि नहीं अर्थ ही नहीं बल्कि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, तो वहां से उन्होंने एक लॉ दिया, एक नाम दिया, एक वर्ड दिया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्योंकि ये यूनिवर्स में जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो है ये फोर्स वर्क कर रहा है। हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स वर्क करता है, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक। ये सारी चीजें तो समझ में आ गई। अब आगे हुआ कि ठीक है, मान लेते हैं कि यूनिवर्सल में जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे जो हैं, उनमें जो है अट्रैक्शन फोर्स जो है काम करता है, जिसे ग्रेविटेशन कहा जाता है। लेकिन इसको कैसे माना जाए, किस बेसिस पे इसको मान लिया जाए। फिर ये भी बात है कि जो फोर्स वर्क कर रहा है किन किन फैक्टर पे वो डिपेंड होता है। क्या सब ऑब्जेक्ट के लिए जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सामने निकल के आई, तब जाकर के एक लॉ बनाया गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसमें एक फार्मूले को डिराइव किया गया, जिससे सारी चीजें क्लियर हो गई। तो चलिए हम लोग भी क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूले को डिराइव करते हैं कि आखिर वो फार्मूला क्या चीज है। तो हमारे पास है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमारा अगला हेडिंग होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। अब ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स वर्क करता है, जो फोर्स लगता है,
वह क्या होता है, जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच का जो सेपरेशन का डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। अगर इसके अनुसार लिखा जाए, चलिए, एवरी ऑब्जेक्ट in the universe, every object in the universe attract other object every object in the universe attract other object with a force which is proportional to the product of their masses। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, या कह सकते हैं अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स which is directly proportional to the, which is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them। बात समझ में आ गई? अब इसको कैसे समझा जाए, ये तो स्टेटमेंट हो गया, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो चलिए मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, लेट अस सपोज, मान लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। लेट अस सपोज A and B are two object। ठीक है, let A and B are two object having their masses m1 and m2 and separated by a distance of small d। ठीक, देखिए क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास A और B दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास दिया हुआ है m1 और m2 और इनके बीच का डिस्टेंस d दिया हुआ है। तो चलिए, एक हमने ऑब्जेक्ट लिया ये, दूसरा हमने ऑब्जेक्ट लिया ये, इसका नाम हमने दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका मास हमने कर दिया m1, इसका मास कर दिया हमने m2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हमने कर दिया, सपोज d, स्मॉल d। ठीक, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब आते हैं अपने स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट क्या कह रहा था? स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो फोर्स होता है, यानी कि इन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है वह जो है इन दोनों के ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट नाउ, यहां से शुरू करते हैं। नाउ
F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। पहली चीज देखिए कितना इजी है। अब आगे आते हैं यहाँ पे, दूसरी चीज यहाँ पे है एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन यहाँ पे है कि जो फोर्स है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों इस इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें, हमने देखा क्या कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हटाते हैं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आएगा इज इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग कैपिटल G, फिर होगा आपका m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला निकल के आ गया किसका, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका। ये रहा हमारा फार्मूला। यहां से आप लोग एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, वो होगा हमारा G इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। दूसरा फार्मूला यहां से निकाला जा सकता है। ठीक, बात करें इसके यूनिट की, यूनिट भी यहां से आप लोग लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा आपका, यूनिट की बात करें तो ये तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ G की यूनिट निकालते हैं, फोर्स की नहीं, फोर्स की तो वैसे ओवरऑल यूनिट जो हमारा न्यूटन होता है, लेकिन अगर G की यूनिट निकाली जाए तो आपका आएगा फोर्स का हो गया न्यूटन और डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर अपॉन जो हमारा मास है 2 है तो kg का स्क्वायर, kg इंटू kg का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका यूनिट भी निकल गया। एक चीज और इसमें जान लीजिए, जो हमारा ग्रेविटेशनल, यहाँ पे क्या है ये सारी चीज समझ लीजिए। G क्या हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, F क्या है फोर्स है, D क्या है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, M क्या है दोनों ऑब्जेक्ट का मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस दिए हुए हैं। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं कि इस G की वैल्यू कितनी होती है। जो भी हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेकर के चलेंगे, जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें G की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिए G की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और इसे जो है कैलकुलेट किया गया था सबसे पहले हेनरी कोवेंडिस ने, साइंटिस्ट थे हेनरी कोवेंडिस ने जो है सबसे पहले जो है इस वैल्यू को कैलकुलेट करके बताया था। वो आपकी वैल्यू होगी स्मॉल g की, वो होगी आपकी G की जो वैल्यू 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। ठीक है, ये रहा आपका G का वैल्यू। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। जो ये G की वैल्यू किसने दिया था, वो दिया था कोवेंडिस, हेनरी कोवेंडिस ने। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं हेनरी कोवेंडिस, फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय हेनरी कोवेंडिस। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय हेनरी कोवेंडिस। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ी सी बात और रह गई है इसमें, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। वो होगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
क्या होगा, इम्पोर्टेंस जो होगा, ग्रेविटेशन का जो इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ हम इसको देख रहे हैं, वो भी एक दो चीजें ऐसी हैं, दो पॉइंट्स हैं जिनको हम जान ले तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो फिर बताइए, यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए एक और जो हमारा बचा हुआ है छोटा सा टॉपिक उसको भी देते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको भी यहीं कहीं मेंशन करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये इंपॉर्टेंस तो खैर सबको पता है, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इंपॉर्टेंस को। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या होगा, सबसे पहला ये हो गया कि ये एक तरह का ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट को बाइंड करता है, यानी कि बांधे रखता है। तो हम लिख सकते हैं द फोर्स दैट बाइंड अस द अर्थ, या कह सकते हैं कि ये एक ऐसा जो है फोर्स है जो क्या करता है, अर्थ से बाइंड किया रहता है हर एक ऑब्जेक्ट को। द फोर्स बाइंड अस टू द अर्थ, द फोर्स बाइंड us to the earth। अब दूसरा क्या हो सकता है, वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये भी हो सकता है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तीसरा आप लिख सकते हैं जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, वो भी किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व around the earth। ये भी हो गया। अभी बहुत सारे हैं, लेकिन एक के बाद एक जो है छोटा छोटा जो इम्पोर्टेंट है वही आप लोगों के लिए बता रहे हैं। वैसे डेली लाइफ में आप लोग देखेंगे तो ग्रेविटेशन का हर जगह आपको एग्जाम्पल मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें मैंने एक दो तीन पॉइंट मेंशन कर दिया है, ठीक। तो एक बार चीजों को जो है मैं थोड़ा जल्दी से रिपीट करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले स्टेटमेंट में न्यूटन ने क्या कहा था कि अर्थ जो है वो क्या करता है, अदर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पहला स्टेटमेंट। फिर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, फिर उन्होंने क्या कहा कि अर्थ ही नहीं बल्कि यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, दूसरी चीज। फिर उसी के बेसिस पे उन्होंने एक लॉ बनाया जिसे कहा गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से जो फोर्स लग रहा है वो मैथमेटिकली किस फार्मूले पे है, मतलब क्या फार्मूला उसका होगा। अगर हमको न्यूमेरिकल लगाना हो, किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला यहाँ कैलकुलेट करके निकाल लिया। फिर जो जी की वैल्यू थी कांस्टेंट वैल्यू, उसकी वहाँ इसका मतलब समझ लिया। और ये भी चीज जान लीजिए जी की वैल्यू हर जगह जो है सेम रहती है, यूनिवर्स में जो है जी की वैल्यू वही रहेगी, 6.67 × 10⁻11 ही रहेगी। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी जो होता है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें तो मैंने इंट्रो पार्ट में बताई ही थी। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर बेहद पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एट लास्ट आप लोग जाते जाते जो है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ जो है फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का हम लोग अगला लेक्चर लेकर के आएंगे, जिसमें फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वेट, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।